नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा पहुंचे तो राज्य को हजारों करोड़ रुपए की विकास सौगातें दी। पीएम मोदी ने ओडिशा से ही देश की 4G स्वदेशी तकनीक की एक बड़ी शुरुआत की है, जो टेलीकॉम सेक्टर में भारत के बढ़ते कदमों को मजबूती से दर्शाता है। क्या है 4G के स्वदेशी भारतीय तकनीक, इस विषय पर करेंगे विस्तार से हम चर्चा। बताएंगे बिहार की राजनीति में क्या हुआ आज दिन भर। आपको ये भी खबर दिखाएंगे कि अमित शाह ने बिहार में विपक्षी दलों पर क्या बोला है, जोरदार हमला। होगी बात बरेली की हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई, तो लद्दाख में तेजी से सुधरते और शांत होते हालात की। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में कहा, कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। टैक्स घटाया गया पर वो अब भी लूट में लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से निकाला बाहर, अब डबल बचत और डबल कमाई का दौर। प्रधानमंत्री ने ओडिशा को दी 60,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, आत्मनिर्भरता की दिशा में देश का बहुत बड़ा कदम। बीएसएनएल ने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित की। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बहुमत के साथ दोबारा एनडीए सरकार बनाने की दोहराई प्रतिबद्धता। कहा, नहीं आने देंगे फिर से जंगल राज। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालना एनडीए का संकल्प। बरेली में बवाल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त चेतावनी। कहा, दंगाइयों को ऐसा सबक मिलेगा कि 7 पीढ़ियां रखेंगी याद। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 उपद्रवी गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। बरेली में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद। लेह के हालात पर लद्दाख के एलजी ने की उच्च स्तरीय बैठक। डीजीपी एसडी सिंह जामवाल ने कहा, हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के मिले सबूत। असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रशासन सख्त। जरूरी चीजों के लिए कर्फ्यू में दी गई ढील। और दिल्ली में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के हाई जंप में भारत के शैलेश कुमार ने जीता स्वर्ण। वरुण सिंह भाटी को कांस्य। महिलाओं की 400 मीटर रेस में दीप्ति निवांजी को रजत पदक। प्रधानमंत्री ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी को बताया गर्व का क्षण। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे तो देश को स्वदेशी की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने ओडिशा में एक विशाल रैली को संबोधित किया तो कांग्रेस पर जमकर हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और उनकी सरकारें गरीबों की जेब काटकर अपनी तिजोरी भरने में अभी भी लगी रहती हैं। उन्होंने कहा कि जो फायदा भारत सरकार जनता को देना चाहती है, उसके बीच कांग्रेस की लुटेरी राज्य सरकारें दीवार बन जाती हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देश और प्रदेश को विकास परियोजनाओं की भेंट दी, वहीं अपने तीखे राजनीतिक हमलों से कांग्रेस को भी घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए को सेवा का अवसर मिला तो देश को कांग्रेस के लूट तंत्र से बाहर निकाला गया। उन्होंने भाजपा सरकार में दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई के मौजूदा दौर के बारे में विस्तार से बात की और कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कर्मचारियों, व्यापारियों और कारोबारियों को 2 लाख रुपए तक की वार्षिक कमाई पर भी आयकर देना पड़ता था। उन्होंने अभी हाल ही में लागू किए गए जीएसटी बचत उत्सव का जिक्र किया और बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार लोगों को इसके फायदे से वंचित कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। भांति भांति की हमको गालियां देने की कांग्रेस को आदत पड़ गई है। लेकिन जब हमने जीएसटी का दाम कम किया तो पूरे देश में काम कम हुआ। लेकिन कांग्रेस आम जनता को ये सुख देना नहीं चाहती है। पहले जब हमने डीजल पेट्रोल में पैसा कम किया था
तो जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने ऊपर से दूसरा टैक्स लगा करके उतना ही दाम रहने दिया और खुद तिजोरी भर करके लूट का रास्ता खोल दिया। ऐसा ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने, जब हमारी सरकार ने सीमेंट का पैसा कम किया, तो उन्होंने अपना एक नया ही टैक्स लगा दिया। और इसलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बन के खड़ी हो गई। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस की सरकार जहां भी रहेगी, वहां लोगों को लूटेगी। इसलिए देश के लोगों को कांग्रेस से सावधान रहना ही है और उसके साथियों से भी बच के रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय में तकनीक के क्षेत्र में बढ़ती देश की ताकत को सराहा, वहीं कांग्रेस के वक्त इसकी उपेक्षा किए जाने का भी आरोप लगाया। जब टेलीकॉम की दुनिया में 2G, 3G, 4G जैसी सेवाएं शुरू हुई, तो उनमें भारत बहुत पीछे रह गया था। और क्या चल रहा था वो भी आपको मालूम है। सोशल मीडिया पर कैसे कैसे चुटकुले चलते थे, 2G, 3G और फिर पता नहीं क्या क्या लिखा जाता था। हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे BSNL ने अपने ही देश में पूरी तरह स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के दौरान 1 लाख रुपया सालाना खर्च करने पर 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। वहीं मौजूदा समय में 1 लाख रुपए के सालाना खर्च पर 5 से 6,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि GST बचत उत्सव से किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में भी सहूलियत हो रही है और अब वे 40,000 रुपए तक की बचत कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रधानमंत्री आज जब ओडिशा पहुंचे तो उन्होंने ओडिशा को भी लगभग 60,000 करोड़ रुपए की विकास सौगातें दी और महत्वपूर्ण इसमें यह भी था कि किस तरीके से भारत अपनी स्वदेशी संचार क्षमताओं में तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने खुद की क्षमताओं पर 4G एक तरीके से पूरी तकनीक हासिल कर ली है, जिसका एक बड़ी शुरुआत आज एक तरीके से देश भर में प्रधानमंत्री मोदी के माध्यम से हुई। ओडिशा से किस तरीके से रही ये विकास योजनाएं और कैसे 4G की एक बड़ी स्वदेशी तकनीक ने भारत को संचार के क्षेत्र में बनाया है आत्मनिर्भर, देखिए इस रिपोर्ट में। इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और ऐसे पावन दिनों में मुझे मां समोलेई और मां रामोचंडी की इस भूमि पर आप सभी के दर्शन का सौभाग्य मिला है। यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी पहुंची हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारी शक्ति है। आज फिर एक बार ओडिशा के विकास के लिए, देश के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ है। आज से BSNL का नया अवतार भी सामने आया है। BSNL की स्वदेशी 4G सर्विसेज लॉन्च हुई है। देश के अनेक राज्यों में IIT के विस्तार का काम भी आज से शुरू हो रहा है।
इसके अलावा ओडिशा में शिक्षा, कौशल और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। बरहमपुर से सूरत के लिए आधुनिक अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। और आप भी जानते हैं कि सूरत के साथ आपका जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है। मुझे अभी यहां अंत्योदय गृह योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपने का अवसर मिला। जब एक गरीब परिवार को पक्का घर मिलता है तो वर्तमान ही नहीं, भावी पीढ़ियों का जीवन भी आसान हो जाता है। आज ओडिशा सहित पूरे देश में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। हम देश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक को भी आधुनिक बना रहे हैं। इसके लिए आज मेरिट नाम से एक स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम के तहत टेक्निकल एजुकेशन देने वाले संस्थानों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दूरसंचार के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 4G स्वदेशी तकनीक पूरी तरीके से विकसित कर ली है। क्या जो आज शुरुआत हुई है वो क्या है और कैसे टेलीकॉम के सेक्टर में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। शुरू हुई स्वदेशी 4G तकनीक की अगर बात की जाए तो लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से 57,500 लगभग 1 लाख मोबाइल 4G टावर एक तरीके से लगे हैं देश भर में। इतना बड़ा व्यापक स्वदेशी नेटवर्क भारत ने अपनी क्षमताओं पर तैयार किया है। 26,700 नए गांव एक तरीके से जुड़े हैं, 20 लाख नए ग्राहक जुड़े हैं इस पूरी व्यवस्था के साथ में। और ये अपने आप में एक बहुत व्यापक कवरेज सुदूर ग्रामीण इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में, यार उन जगहों पे जहां अभी तक नेटवर्क नहीं था। ये जो टावर लगे हैं ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित होंगे, यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ, हरित ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ेंगे। स्वदेशी 4G सेवा वाला 5वां देश भारत बन गया है। भारत खुद की अपनी 4G जो टेक्नोलॉजी है रखने वाला ऐसा दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसके पास अपनी पूरी खुद की आत्मनिर्भरता से स्वदेशी इंडिजिनस तकनीक से आधारित यह व्यवस्था बनी है। 4G स्टैक क्या है इसके बारे में भी समझिए, जिसको एक तरीके से आज रूल आउट हुआ है। मोबाइल नेटवर्क का मस्तिष्क और रीढ़ या कहा जाए ब्रेन और स्पाइन एक तरीके से ये होता है पूरी व्यवस्था। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एकीकृत एक पूरी प्रणाली होती है जिसको मिलाकर स्वदेशी 4G स्टैक कहा जाता है। ये तकनीकी शब्द, इसको हम आम भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। BSNL का 4G स्टैक एक तरीके से खुद बन गया है और BSNL ने एक बड़ी महारत हासिल कर ली है भारतीय क्षमताओं को विस्तार देते हुए। 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में कार्यरत है और बेहतर कवरेज मिलता है सुदूर ग्रामीण इलाकों तक, सीमावर्ती इलाकों तक। ये अपने आप में इसकी बैंडविड्थ इसको सुनिश्चित करती है। रोजाना 4 पेटाबाइट्स डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करना, यानी ये बहुत बड़ी संख्या होती है तकनीकी तौर पे। इतना बड़ा डेटा को कंट्रोल करने की क्षमता इसके पास में मौजूद है। क्लाउड आधारित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यह पूरी व्यवस्था आगे बढ़ी है और भारत ने अपनी क्षमताएं अपने दम पे हासिल की है। 5G 6G में भी अपग्रेड हो जाना इस तकनीक का एक विशेष आधार है। मौजूदा वक्त में नहीं, लेकिन आने वाले वर्षों में एक तरीके से अपग्रेड होता नजर आएगा। 5G 6G में भी इसकी क्षमताएं बढ़ती नजर आएंगी। भारतीय डेटा संप्रभुता कानूनों के अनुरूप इसको विकसित किया गया है। इंस्क्रिप्शंस उस प्रकार से लगाए गए ताकि जो भारतीय डेटा संप्रभुता कानून है वो उस तरीके से सुनिश्चित हो सके। इससे फायदा क्या होगा? आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, डिजिटल संप्रभुता बेहतर होगी, क्योंकि हम जब खुद आत्मनिर्भर बनेंगे इस क्षेत्र में तो हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी। बहुत संवेदनशील इशू होता है जब हमारा डेटा की बात आती है। ऐसे में भारत खुद का डेटा सुरक्षित करने के लिए आत्मनिर्भर होगा तो हमारी एक तरीके से संवेदनशीलता भी सुरक्षित रहेगी। रेलवे, रक्षा, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, जन सुरक्षा, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जीवन रेखा के तौर पर ये मोबाइल नेटवर्क एक तरीके से आधारित होता है। लेकिन इसमें अब विदेशी अभी तक कंपोनेंट्स हुआ करते थे, लेकिन अब स्वदेशी हैं। स्वदेशी 4G नेटवर्क लगभग 2.2 करोड़ भारतीयों तक
पहुंच चुका है अभी तक और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सालाना 15,000 करोड़ रुपए की बचत होती नजर आएगी जब हम इस प्रकार के अपग्रेडेशन से हरित ऊर्जा से आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपूर्ति श्रृंखला जोखिम कम होगा। जो सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात आती है, हमारी विदेशों पर निर्भरता कम होगी, हम खुद सक्षम होंगे और 2030 तक 2 से 3 मिलियन नौकरियां संभावित तौर पर विकसित होंगी जब हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ते नजर आएंगे। ई शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल भुगतान जैसी व्यवस्थाओं का ग्रामीण इलाकों में बहुत ज्यादा प्रसार होता हुआ नजर आएगा, यानी वो कवरेज बढ़ता हुआ नजर आएगा तो लोग ज्यादा इंपावर्ड होते हुए दिखाई पड़ेंगे, खासतौर से ग्रामीण भारत में। भारत बनेगा टेलीकॉम टेक निर्यातक। जो भी आयातक की स्थिति में, वो हम निर्यातक की स्थिति में पहुंचेंगे। हमारी क्षमताएं इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। एआई संचालित नेटवर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में तमाम वो फायदे का जिक्र है जो अपने आप में इस दिशा में हमारी बढ़ती क्षमताओं की वजह से साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। तो स्वदेशी 4G से क्या होगा फायदा, इन सब का भी तमाम प्रकार से जिक्र साफ तौर से दिखाई पड़ता है और इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय भी कराएंगे। उससे पहले देखते हैं विशेष आज क्या है। इस विषय को लेकर आपकी स्क्रीन पर आत्मनिर्भरता का दम, स्वदेशी अपना रहे हम, ये अपने आप में बेहद खास मौका जब हम 4G टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर शिफ्ट हो गए। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी हैं जो कि CEO है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.K। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ प्रोफेसर NK गोयल हैं जो कि चेयरमैन हैं TEMA टेमा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर उपाध्याय, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि भारत ने आज 4G की जो स्वदेशी तकनीक हासिल की है, ये सर आम भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन आप बेहतरी से बता पाएंगे वो है क्या और उसकी भारत को जरूरत क्यों थी? देखिए, ऐसा है, जो टेलीकॉम, सबसे पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि टेलीकॉम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर टेलीकॉम डाउन हो गया तो आपकी बैंकिंग डाउन हो जाएगी, आपका सिविल एविएशन डाउन हो जाएगा, आपके ऑपरेशन थिएटर काम करना बंद कर देंगे। तो टेलीकॉम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हमारे लिए है। इसलिए सबसे पहले है कि हमको टेलीकॉम को सुरक्षित रखना है। सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि हम टेलीकॉम को सुरक्षित रखें। अभी तक क्या था कि हम भारतवर्ष में चाहे ये 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, सब इंपोर्ट करते थे। सारा इक्विपमेंट बाहर से आता था। तो बाहर से आता है तो टेक्नोलॉजी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था। चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी पे कोई कंट्रोल नहीं है तो हम पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते थे। हमने 2G, 3G में हम भारत नहीं आ पाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर का नारा दिया। हम लोगों को प्रधानमंत्री जी ने कहा 2020-21 में कि भाई हमें अपनी 4G, 5G खुद की बनानी है। हमको खुद पे भरोसा नहीं था कि हम बना पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की जो टैलेंट है, उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए ये निर्धारित किया कि हमें 4G, 5G बनाना है। तो इसके बनने से टेक्नोलॉजी पे पूरा हमारा कंट्रोल रहेगा। टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल रहेगा तो हमारी सुरक्षा पे कंट्रोल रहेगा। इकोनॉमिक, आपने बताया, इससे जॉब क्रिएशन होगी, स्किल डेवलपमेंट होगा। हम आज भारत में लगा रहे हैं, कल हम विदेशों में इसको बेचेंगे, तो इससे हमारे इनकम बढ़ेगी, जीडीपी में मुनाफा होगा। तो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों ही एंगल से हमें भारत को इसका फायदा होगा। हमें पता है कि कैसे जियोपॉलिटिकल रिस्क चल रहे हैं, कैसे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रही है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को देखते हुए भारत के लिए अपना खुद का टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ही एक इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण बिल्कुल, एक माइलस्टोन एक तरीके से अचीव करता हुआ भारत दिखाई पड़ रहा है। प्रोफेसर गोयल, एक आम ग्राहक के नजरिए से, एक आम भारतीय के नजरिए से अगर हम समझना चाहें, 4G तकनीक का हम एक फोन में इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन जब BSNL ने अपनी 4G टेक्नोलॉजी खुद की अपनी स्थापित कर दी है, इसका एक आम भारतीय पर, एक आम ग्राहक के नजरिए से क्या बदला है या देश के नजरिए से क्या बदला है? प्रोफेसर गोयल, देखिए, सबसे पहले तो आज हिंदुस्तान के लिए बहुत स्वर्णिम दिन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने BSNL का 4G लॉन्च किया और BSNL के 4G जिसको सचो से बोलते हैं वो भी लॉन्च किया। और आज के हमारे दिन जो है, सबसे बड़ा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जिसको हमारे मंत्री ज्योति सिंधिया जी ने ट्वीट किया था, डिपेंडेंसी टू कॉन्फिडेंस, ड्राइविंग एक्सपोर्ट्स एंड आत्मनिर्भर भारत। जैसा अभी उपाध्याय साहब ने कहा कि पहले हम सब इंपोर्ट करते थे। जब 4G लगाने की बारी आई तो बहुत प्रेशर था हमारे सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, कि इसको भी इंपोर्ट किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का विजन स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, इंपोर्ट नहीं किया गया और आज BSNL हमारे पास आगे बढ़ गया है। और BSNL, और दूसरी यह है कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इंडिया विल बिकम ए ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरर
एक्चुअली सर हम बन चुके हैं ऑलरेडी ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं इसके लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक तो ट्रस्टेड हैं, रिलायबल हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और हमारी जो देश की कंडीशंस हैं, गांव भी हैं, शहर भी है, पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, उसमें हम उसको मीट कर पाते हैं। और एक ये भी साथ हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दिनों में हमारे पास जो सीडॉट यहाँ विराजमान बैठे हैं उपाध्याय जी, जी इनकी एक टेक्नोलॉजी है संभव, जो आर्मी चीफ ने बताया था, हमने यूज की थी। उसकी वजह से सीडॉट और 4G बनाना आसान काम नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड की दो बड़ी कंपनी विदेशों की और दो कंपनी हमारे आसपास की कंट्री की थी जो बना रही थी, और बहुत टफ चैलेंज था। सीडॉट और उसकी टीम ने जबरदस्त मेहनत की, रात दिन लगकर ये बनाया, और ये हमारा सिस्टम आज वर्ल्ड क्लास बना है। इनफैक्ट जो सिस्टम सीडॉट और ने बनाया है मिलके, ये बाकी वर्ल्ड के लोगों से ज्यादा अच्छा है। तो हम आम आदमी के लिए एज ए टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, हमें ये लाभ है कि हमारा अपना प्रोडक्ट है, अपनी टेक्नोलॉजी है, सस्ती है, सर्विसेज सस्ती है। आपको पता है हिंदुस्तान सबसे सस्ती सर्विस देता है। जी कोई दिक्कत आएगी तो सीडॉट हमारे पास बैठा हुआ है। देश के लिए बिल्कुल एक भरोसा है कि सीडॉट हमारे पास बैठा, ये विश्वास का प्रतीक है डॉक्टर उपाध्याय, क्योंकि ये विश्वास अपने आप में पैदा किया है आपकी पूरी टीम ने। हम आज जब इस बात की खुशी मना रहे हैं कि स्वदेशी 4G तकनीक हमने हासिल की है, ऐसे में वो जर्नी के वो लेकर एक बड़े पड़ाव क्या थे, क्या बड़े चैलेंजेस थे जहां से निकल के सीडॉट ने ये उपलब्धि हासिल की है, BSNL ने ये उपलब्धि हासिल की है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये काम सीडॉट ने किया है, कोर बनाया है, लेकिन मैं इस माध्यम से, इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो रेडियो का काम है वो तेजस ने किया है, जो तेजस टाटा की कंपनी है, और उसका इंटीग्रेशन TCS ने किया है। तो हमने जो बनाया है, कोर बनाया है। मैं आपको ये बताऊं, ये जर्नी हमने शुरू की थी जनवरी 21 में। जनवरी 21 में EOI आया था BSNL का कि भाई आप क्या कर सकते हैं इस काम को। उन्होंने एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मांगा था, और वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट समवेयर जनवरी 22 में शुरू हुआ था। जनवरी 22 में हमारा कोर 10,000 कॉलों में 10,000 सब्सक्राइबर के साथ फेल हो गया, और काफ़ी लोगों को लगने लगा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, देश की बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि गवर्नमेंट ने हमें, हमारे मंत्री जी ने, हमारे सेक्रेटरी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने हमें साहस दिलाया कि कोई बात नहीं, आप गिर गए हो लेकिन उठो, आप इसको आगे काम कर सकते हैं। तो हमने जनवरी 22 में ये काम, पहला 10,000 फेल हुआ था, फिर हमने 1 लाख पे चलाई, फिर हमने 1 मिलियन पे चलाई, फिर 3 मिलियन पे चलाई, फिर 5 मिलियन में चलाई, फिर 10 मिलियन में चलाई, और जुलाई 2023 में हमने 200 साइट से पंजाब में पठानकोट और फिरोजपुर, अमृतसर में ये सर्विस चालू की, रियल वर्ल्ड में देखने के लिए कि ये कैसी चलती है। हमें प्रॉब्लम्स आई, ऐसा नहीं कि ये पहले दिन ही अच्छे से चल गया, हमें प्रॉब्लम्स आई। हमने जो BSNL का नेटवर्क है बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जो काफ़ी कंपनियां बंद हो गई, जैसे सीमेंस है, अल्काटेल है, मोटोरोला है, नोटेल है, सबसे इंटरवर्किंग करनी थी। और चूंकि भारत इसमें आ रहा था, तो किसी भी सप्लायर ने हमें हेल्प नहीं की, किसी भी वेंडर ने हमें हेल्प नहीं की। हमें अपने इंजीनियर्स का जरूर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इंजीनियर्स ने मेहनत करके सारे पुरानी टेक्नोलॉजीज के साथ उन वेंडर के बगैर सपोर्ट के भी इंटीग्रेट करके दिखाया, और आज हम दावा कर सकते हैं कि दुनिया में कहीं भी हम इस टेक्नोलॉजी को बेच पाएंगे। और ये टफ साइन था, रोलर कोस्टर राइड थी, लेकिन हमारी टीम ने, तेजस की टीम ने और TCS की टीम ने, तीनों टीमों में मिलके बहुत अच्छा काम सामने में बिठाया, और ये चैलेंज को हम जुलाई 23 से फिर हमने लॉन्च करना शुरू कर दिया था। अभी जैसा कि आपने अपने ब्रीफिंग में बताया कि 1 लाख टावर ऑलरेडी लग चुके हैं, और 1 लाख टावर लग चुके हैं, और BSNL अभी और टावर लगा रहा है ताकि कवरेज को और अच्छा बना सके, कस्टमर्स को और अच्छी सर्विस दे चुके। बिल्कुल प्रोफेसर गोयल साहब, क्योंकि एक आम नज़रिए से अगर समझने की कोशिश करें तो इस पूरी तकनीक में जो सॉफ्टवेयर हैं, जो हार्डवेयर हैं, और दूरसंचार में कहीं ना कहीं उपग्रह भी शामिल होते, तो ये जो पूरी कम्युनिकेशन के बीच में एक आम व्यक्ति का डेटा है, उसकी सुरक्षा भी कम से कम सुनिश्चित होती नजर आ रही, तब जबकि हम स्वदेशी तकनीक पे जा रहे हैं। गोयल साहब सर, इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा जी। आपके सवाल के जवाब के पहले, इस प्रोजेक्ट में करीबन 37,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं जी। अगर ये स्वदेशी नहीं होता तो ये पैसा फॉरेन को जाता, तो ये पैसा अब हिंदुस्तान में गया है। और BSNL जो हमारा पब्लिक ऑपरेटर है, उसकी पॉलिसीज में जो माननीय प्रधानमंत्री जी, सिंधिया जी और हमारे सेक्रेटरी साहब और MLA साहब की सपोर्ट रही है जी, आज पहली बार BSNL प्रॉफिट में आया हुआ है। ये तो 2 बातें हुई। अब जहां तक आपका सवाल है, सर, हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारे देश में रखा जा रहा है, BSNL के हाथ में है या हमारे ऑपरेटर्स के हाथ में है,
तो इसमें तो डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी का 101% सिक्योरिटी है, कोई खतरे की बात ही नहीं है, बिल्कुल खतरे की बात नहीं है। और वैसे भी क्योंकि सीडॉट हमारी जो गवर्नमेंट की बॉडी है, टेक्नोलॉजी में ये आज वर्ल्ड से आगे बढ़े हुए हैं। इनके पास जो इनकी एक ही थोड़ी दिक्कत है, ये सब बातें बताते नहीं है। जैसे मैंने संभव बोला था, ऑपरेशन सिंदूर में संभव की सक्सेस हमारे आर्मी के हेड बोल चुके हैं। और इसी प्रकार से इनके पास बड़े प्रोडक्ट्स हैं और इनके प्रोडक्ट यूएन में भी लगे हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी में आज वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, तो डाटा प्राइवेसी सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है। देश को रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस की दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी की दिक्कत नहीं है, सिस्टम की दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा प्राइड है, ये एक रिपीट करके कह रहा हूँ कि जहां दो बड़े कंट्री थे, एक स्वीडन इलेक्शन और थर्ड इंडिया बना, सर पूरा संसार देख रहा था कि हमें कैसे तंग किया जाए। उसमें उपाध्याय जी और इनकी टीम और तेजाज की टीम ने बहुत मेहनत की है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की है और बहुत समय में निकाल के आ गए। और ये भी नहीं बताया जा रहा है अभी आम लोगों को कि ये 5G रेडी है, हम इसमें 5G कल दे सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें शायद हम सभी को फक्र है, क्योंकि पीछे कितना बड़ा मेहनत लगती है ये कई बार हमको नहीं पता होता है, लेकिन उस मेहनत को सलाम है, सल्यूट है। उपाध्याय जी, क्योंकि सवाल ये कि जब हम बात कर रहे हैं 4G की, हमने अपनी क्षमताओं पे हासिल की, इसके अपग्रेडेशन की भी क्षमताएं हैं 5G 6G को लेकर। जो बात अभी गोयल साहब ने कहा कि साहब हम तैयार हैं एक तरीके से अपग्रेडेशन की स्थिति में, और इसके साथ साथ ये कि साहब हम इंपोर्टर की स्थिति से एक्सपोर्टर की स्थिति में जाएं, उसमें कितना अभी एक वक्त लगेगा और कैसा एक बड़ी चैलेंजेस है। उपाध्याय जी, देखिए जब हमारे पास 2G नहीं था, 3G नहीं था, तो 4G हमने स्क्रैच से बनाया, तो हमें टाइम लगा। लेकिन 5G ऑलरेडी बन चुका है। जो कोर है बीएसएनएल में, जो कोर लगा है वो ऑलरेडी 5G NSA है, इसीलिए आपने एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में देखा होगा 5G रेडी लिखा हुआ है। जो कोर है हमारा 5G ऑलरेडी NSA कोर पूरे बीएसएनएल में लगा हुआ है। जहां तक रेडियो का सवाल है, सीडॉट और तेजस दोनों ही अपना अपना रेडियो बना रहे हैं, और ये रेडियो जल्दी ही बीएसएनएल में 5G रेडियो भी जाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है पूरी तरह 5G में अपग्रेडेबल है। चूंकि हमारे पास 4G का बेस था, इसलिए 5G को बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये 4G 5G हमारे लिए 6G में भी बड़ा अच्छा फाउंडेशन बनेगा, क्योंकि 4G 5G हमने बहुत देर से स्टार्ट किया। जब दुनिया आगे चल गई थी रिसर्च में, हम लेट आए, लेकिन कम समय में प्रधानमंत्री जी की निर्देशन में उनकी हमको जो मोटिवेशन मिला, जो एनर्जी मिली, जो डिटर्मिनेशन मिला प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उससे उसका एक तरीके से बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ जी मिलेगा। बिल्कुल नजर आए। समय थोड़ा सा सीमित है गोयल जी, एक छोटा सा जवाब, इस कवरेज को बढ़ाने में भी बड़ा मददगार होगा ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में। तो इंडियंस जो आम भारतीय हैं उनको भी इंपावर करने के लिहाज से बहुत बेहतर तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा हमारा ये उपलब्धि। गोयल जी, सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है नो वन शुड रिमेन अनकनेक्टेड, और ये टेक्नोलॉजी सीडॉट की टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली गांवों के लिए तो बहुत ही अच्छी है जी। और इसकी वजह से गांव में हम जाएंगे, और ये भी पीएम हमारे माननीय पीएम जी का कहना होता है कि हर आदमी को एम्पावर करना है। आज गांव का आदमी भी एम्पावर्ड है बिकॉज ऑफ सीडॉट टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, और इसमें कोई दो राय नहीं कि सशक्त होता देश और हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तकनीकी विषय को बहुत आसान शब्दों में हमारे सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के बरेली में बवाल पर सख्त एक्शन क्या हुआ है, क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। सबसे महत्वपूर्ण बात,
ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो। स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। उत्तर प्रदेश के बरेली में कल हुई हिंसा के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 FIR दर्ज की हैं। मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बरेली हिंसा के पीछे इन्हीं लोगों का नाम सामने आ रहा है। पुलिस बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही ताकि घटना के पीछे की साजिश का खुलासा हो सके। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और दंगाइयों को उनकी करतूतों की सख्त और पूरी सजा मिलेगी। बरेली में बवाल पर एक्शन में योगी सरकार। मौलाना तौकीर रजा सहित कई उपद्रवी गिरफ्तार। प्रशासन की तत्परता से सामान्य हुए हालात। उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को भड़के बवाल पर पुलिस प्रशासन की सतर्कता और तत्परता के कारण 1.5 घंटे के अंदर ही स्थिति पर काबू पा लिया गया। उसके बाद से जिले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस बीच मुख्य साजिशकर्ता के रूप में इत्तेहादी मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा का नाम सामने आया है। इस मामले में कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं, जबकि मुख्य साजिशकर्ता के साथ ही 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। वहीं करीब 39 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तक कुल 10 FIR दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 FIR दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 FIR दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 FIR दर्ज की गई है। इन दर्ज FIRों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली हिंसा पर दंगाइयों को बड़ी चेतावनी दी। सीएम ने कहा कि बरेली में लोग भूल गए हैं कि शासन किसका है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। सीएम योगी ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि पर्व और त्योहारों के समय माहौल खराब करना स्वीकार्य नहीं है। अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया तो उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अराजकता स्वीकार्य नहीं, कतई स्वीकार्य नहीं। हम सम्मान सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन अगर किसी ने सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, निर्दोष नागरिकों पर हमला किया, बेटी की सुरक्षा और व्यापारी के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस किया, तो उसको ही नहीं, उसकी कई पीढ़ियों के सामने ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके लिए एक नजीर बन जाएगा।
बरेली की घटना में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस मामले में भारी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। बाहर के लोगों के भी घटना में शामिल होने की बात सामने आ रही है। घटना में शामिल उपद्रवियों के व्हाट्सएप अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। इस बीच बरेली में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए जाने पर दर्ज आपराधिक मामले के खिलाफ रजा एकेडमी के प्रतिनिधि और मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजात अली की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में कोर्ट से मामले में दखल देने, एफआईआर की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई से संरक्षण दिए जाने की मांग की गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही फोन कॉल करके लोगों को गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस का लालच देके बेवकूफ बना रहे थे। कम से कम 7 साल की सजा होगी। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये जो बिनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तो तुम्हारे घर वालों काम आएगा। काट दिस। क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते हैं। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे ही तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, हाँ। तुम फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपाचट। बड़ा मुश्किल से 6000 रुपया सेव किए हैं भैया। जो बचा लिया हम। साइबर अपराधियों का मत लो टेंशन, स्टॉप, थिंक एंड देन टेक एक्शन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। अरे सुनो, जानती हो सरकार ने सिलाई मशीनों पर भी GST कम कर दिया है। सच में? मतलब अब हमारी भी अपनी मशीनें हो सकती हैं? तो अब हमारा काम आसान और खर्चा भी कम हो जाएगा। मशीन अब 500 से 1000 रुपए सस्ती हो गई है। बचत से मिली ताकत और आत्मविश्वास। और बात लद्दाख की। बीते दिनों लद्दाख में हुई हिंसा के बाद में अब वहां पर तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं। कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लोग आसानी से अब खरीदारी भी कर पा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सोनम वांगचुक समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया और कई लोगों को हिरासत में लिया, क्योंकि इस पूरी हिंसा और घटना के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी हाथ की बात सामने आ रही है। पुलिस ने भी साफ तौर से कहा है कि विदेशी एंगल की जांच साफ तौर से की जा रही है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस पर रिपोर्ट में। लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। शनिवार को कर्फ्यू में ढील दिए जाने के बाद लेह के लोगों को बहुत राहत मिली। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर कतारों में खड़े दिखे। इस बीच पुलिस और अर्धसैनिक बल ने अपनी गश्त तेज कर दी। लद्दाख में हुई हिंसक घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूरे मामले की जानकारी देते हुए लद्दाख के पुलिस महानिदेशक HD जामवाल ने बताया कि वांगचुक पर YouTube और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का इतिहास रहा है। FCRA के उल्लंघन का भी मामला उन पर चल रहा है। तमाम एजेंसियां इन मामलों की जांच कर रही हैं। वहीं हिंसा में विदेशी तत्वों के शामिल होने के भी सबूत मिले हैं। हमने एक पाकिस्तान PIO भी पकड़ा था जो इनके साथ उनकी रिपोर्टिंग करके अक्रॉस भेज रहा था। उसके भी एक हमारे पास रिकॉर्ड है। हमारे पास इनकी जो विजिट्स हैं, जैसे पाकिस्तान में डॉन की इवेंट इन्होंने वहां पे जाके किया, उसके बाद बांग्लादेश में, तो ये सारा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इनके ऊपर। और इसके बीच में डिफरेंट एजेंसीज जो हैं जिनका ये काम है वो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और उसमें एक्शन लेंगी। फर्स्ट डे जिस दिन इंजर्ड जो लोग जब शिफ्ट किए गए जो है वो नेपाली नेशनल यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसके बाद में हमने कुछ और लोग जो किए उसमें से उनकी वेरिफिकेशन के बाद शायद 3-4 और ऐसे तत्व निकले हैं। 3 तो कंफर्म्ड हैं जो कि नेपाल नेशनल थे और जो हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। इस बीच लेह की घटना पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। वहीं सेना की उत्तरी कमान के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात कर लेह की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बीते 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा भड़क गई थी, जिसमें असामाजिक तत्वों के जरिए सुरक्षा बलों और सार्वजनिक संस्थाओं को निशाना बनाया गया था। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा क्या रहा खास, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। A golden opportunity for those making outstanding contributions to animal husbandry. The National Gopal Ratna Award 2025 will honor dairy farmers, AI technicians and dairy cooperative societies nationwide for adopting innovative technological practices. Selections will be made in 3 categories: dairy farmer, dairy cooperative and AI technician. Special awards will be given to winners from the Northeast region and Himalayan states in each category to encourage and promote dairy development activities. Apply now. The application window is open from August 15 to September 30th, 2025. Visit www.awards.gov.in or your nearest common service center to submit your nomination. Celebrate your hard work with a national award. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर, अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब GST जो घट गया है, तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पता है हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पे थे, जहां उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। तो आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार की जीत का मंत्र भी कार्यकर्ताओं के सामने रखा। उन्होंने साफ तौर से पूर्ववर्ती आरजेडी की सरकार पर लूट का आरोप लगाया, तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर घुसपैठियों के साथ नरमी बरत के देश की एकता अखंडता से समझौता करने की बात कही और कहा कि कांग्रेस और आरजेडी तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, या कुछ दिखाते इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार में कई जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सीधे संवाद किया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पार्टी का असली मालिक बताया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प है कि चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बाहर करेंगे। भाइयों बहनों, राहुल और लालू जी के लिए चुनाव अपनी पार्टी को जिताने का चुनाव, लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव है। मगर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इनके लिए ये चुनाव पूरे बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ देने का चुनाव। आप एक बार एनडीए को 2/3 बहुमत से जिता दो, मैं आपको वादा करता हूं बिहार की पवित्र भूमि पर से ये घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन 160 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि लालू एंड कंपनी ने बिहार को सिर्फ लूटा है। इस बार बिहार वालों, आपको 4 दीपावली मनानी है। पहली दीपावली तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापिस गए उस दिन दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनानी। तीसरी दीपावली मोदी जी ने जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम 15 से 20% कम कर दिए, जीएसटी में कमा करा। इसकी दीपावली हमें बनानी है। और चौथी दीपावली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह समस्तीपुर पहुंचे। समस्तीपुर में उन्होंने बैठक के दौरान क्षेत्र के भाजपा सांसदों, विधायकों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ संवाद किया। अमित शाह ने एनडीए के भीतर एकजुटता पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी बहुमत दिलाने का आह्वान किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। स्वच्छ उत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है। स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान दुर्गा पांडाल में उनके फोटो हटाए जाने को लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हारने जा रही हैं, उसकी खींच में वो ऐसे काम कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बनाया गया पांडाल रुकवा दिया गया और सरकारी मदद भी रोकी गई है। गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे तो जिस पंडाल में उनको जाना था, वहां के आसपास क्षेत्रों से श्री अमित शाह जी के फोटो हटाए गए, अपमानजनक तरीके से उनको हटाया गया और वहां ममता जी के पोस्टर लगा दिए गए। एक दुर्गा पंडाल जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर था, तो महज इसलिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है, न सिर्फ उस पंडाल को रुकवा दिया गया, बल्कि उसको सरकार की तरफ से मिलने वाली जो प्रतीकात्मक एक अनुदान होता है, वो भी विड्रॉ कर लिया गया। इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार में किस प्रकार की तिरस्कार, अवमानना, अपमान और घृणा उत्तरोत्तर उभर के आती जा रही है, पश्चिम बंगाल की जनता इसे देख रही है। वहीं भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दुर्गा पांडाल में दिल में है काबा नजर में मदीना गाना सुनने को लेकर भी निशाना साधा है। भाजपा नेता ने सवाल पूछते हुए कहा कि दुर्गा पांडाल के पर्व पर ममता बनर्जी की उपस्थिति में ये गाना क्यों गाया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक दुर्गा पंडाल में बहुत अकीदत के साथ, बहुत इबादत के साथ, बड़े सिजदे के साथ ताली बजाते हुए इस गाने का आनंद ले रही हैं कि जल्दी मुझे ले चलो, मेरे दिल में है काबा और नजर में मदीना। कि ये नवरात्र के पावन पर्व पर दुर्गा पंडाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा ही की उपस्थिति में और उनके प्रोत्साहन के साथ क्यों गाया जा रहा है। क्या हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने या उस पर आघात करने के, हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए लैंड माइंस बिछाने की शुरुआत की जा रही है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। पूरी दुनिया में आज के दिन को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस सिलसिले में दिल्ली में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या थी पूरी रिपोर्ट, देखिए इस खबर में। पर्यटन किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसर प्रदान करता है, साथ ही लोगों को सशक्त बनाता है। यही वजह है कि समूचे विश्व में 27 सितंबर को पर्यटन दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। इसी कड़ी में दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व पर्यटन दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी समेत तमाम शख्सियतों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान सुरेश गोपी ने पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने की बात कही। India tourism has been always the backbone of the international tourism structure. And India's development, India's progress, India's growth, India's success story, tourism will be the prime platform which has and which will keep propelling the prosperity of India. दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए समारोह में पर्यटन मंत्रालय और मेक माई ट्रिप और यात्रा ऑनलाइन जैसी कंपनियों के साथ MOU का आदान प्रदान किया गया, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। इस दौरान MOU को लेकर हॉलीडे ट्रायंगल कंपनी के AVP अतेंद्र यादव ने खुशी जाहिर की। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे के उपलक्ष्य में ट्रैवल ट्रायंगल ने एक MOU साइन किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ, जिसमें हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की हेल्प करेंगे इन टर्म ऑफ द प्रमोशन ऑफ द डेस्टिनेशन। सो बेसिकली ट्रैवल ट्रायंगल एक मार्केट प्लेस है और हम लोग यहाँ पे ट्रैवल एजेंट को ट्रैवलर के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अक्रॉस द इंडिया और आउटसाइड ऑफ द इंडिया। सो आफ्टर द MOU हम लोग ट्रैवलर से विद द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सर्वे फॉर्म शेयर करेंगे उनके साथ और उनसे फीडबैक लेंगे। पिछले दशक में भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने और इसमें क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए कई परिवर्तनकारी पहल की है, ताकि आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक कूटनीति के लिए एक शक्ति के रूप में क्षमताओं का एहसास कर सके। जून 2025 तक भारत में आगमन करने वाले पर्यटकों की संख्या 16.5 लाख थी, जबकि भारत से बाहर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 84.4 लाख थी। इससे भारत को 51,532 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2025 के अनुसार पर्यटन के क्षेत्र में 2023-24 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 15.73 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया, जो कुल अर्थव्यवस्था का 5.22% है। साथ ही पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार इस क्षेत्र में 3.69 करोड़ प्रत्यक्ष और 4.77 करोड़ अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए, जो कुल रोजगार का 13.34% है। भारत में अगस्त 2025 तक लगभग 56 लाख विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। भारत में अगस्त 2025 तक 303.59 करोड़ घरेलू पर्यटक आए। वर्ष 2025 अप्रैल तक के दौरान भारत में चिकित्सा के लिए आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 1,31,856 है, जो इस अवधि के दौरान कुल FTA का लगभग 4.1% है। पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में देश भर में थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चिन्हित विषयों के अंतर्गत 5,290.30 करोड़ रुपए की 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से 75 परियोजनाएं भौतिक रूप से पूरी हो चुकी हैं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में विश्व पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को बढ़ाने और अपनाने की बात कही, क्योंकि ये जिम्मेदारी हम सभी की है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में देश में पर्यटन के क्षेत्र में कितना प्रचार और प्रसार हो पाता है। दिल्ली से कैमरा सहयोगी केशव प्रसाद के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दिल्ली में चल रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के हाई जंप में भारत के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। शैलेश ने T63 वर्ग में 1.91 मीटर की जंप के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं हाई जंप के T63 वर्ग में ही भारत के वरुण सिंह भाटी ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वरुण ने तीसरे पायदान के लिए 1.85 मीटर की जंप लगाई। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर के T2 वर्ग रेस में भारत की दीप्ति जीवन जी ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की है। दीप्ति जीवन जी ने सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 55.16 सेकेंड में रेस पूरी कर ली। इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।